NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये सेक्शन ना थोड़ा सा लेट नोटिफाई हुआ, अब तो हो चुका है। सो इसकी डेट भी बता देता हूं, 9 फरवरी 18 को नोटिफाई हुआ, जबकि कंपनीज एक्ट तो कब आ गया था? यस, कंपनीज एक्ट 2013 का है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/14 से वो लगना शुरू हो गया था इंडिया के अंदर। सो लेकिन ये थोड़ा सा लेट आया सेक्शन, तो इससे पहले देयर वाज द अथॉरिटी जिसको हम बोलते थे नकास, ठीक है, और वही काम कर रही थी जब तक NFRA नहीं आई। NFRA केम इन द प्लेस ऑफ नकास। नकास इज नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर से बोल रहा हूं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट हिस्ट्री है जी, ठीक है। आज के टाइम में तो NFRA और NFRA को भी आए 3 साल हो गए, ठीक है। सो ये NFRA का मेन काम क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया के अंदर लगते हैं जी, ये उसके ऊपर काम करते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज पे लगने चाहिए, ठीक है। और आफ्टर व्हेन वी विल बी डन विद द NFRA, मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगा। पहले इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से अब हमने रिवाइज करके इंड AS बनाए हैं, ठीक है। सो अब इंड AS जो है वो फेजेस वाइज लगाए जा रहे हैं जी कंपनीज के ऊपर, तो वो अभी सब के ऊपर नहीं लगते, अभी सब के ऊपर तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही लग रहे हैं, ठीक है। बट सिलेक्टिव कंपनीज को हमने क्या कहा कि अब आपको इंड AS लगाना है। धीरे धीरे करके हम सबको इंड AS में ले आएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कंपनी पे लगना चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कंपनी पे नहीं लगना चाहिए, ये सब कुछ कौन रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? NFRA, ठीक है। नंबर 1, दे रेकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS किसी कंपनी पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये मॉनिटर करते हैं कि हमने कह तो दिया अप्लाई होना चाहिए, तो कंपनी ने ठीक से अप्लाई किया या नहीं किया। और तीसरा, इन्होंने कहा कि जी हम CAs को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का था और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए थे, और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो NFRA इज अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है। और मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा इनके ज्यादातर सब सेक्शन कैसे शुरू हो रहे हैं। कहते हैं जी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। नीचे जब पावर टू इन्वेस्टिगेट आएगा वहां पर भी वो कहता है कि जी किसी और एक्ट या किसी और लॉ में क्या लिखा है, CA एक्ट में क्या लिखा है मेरे को नहीं लेना देना, CS एक्ट में क्या लिखा है मेरे को नहीं लेना देना, ठीक है। इंक्वायरी हम करेंगे। हमने कहा सर CA में ऑलरेडी चल रही है, CA एक्ट के अंदर, वो कहता है कि जी नहीं, वहां पे बंद कर दो, ठीक है। इंक्वायरी हम करेंगे, जो पनिशमेंट होगी वो हम देंगे, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, वैसे जनरली मतलब ना CAs के अंदर, CS के अंदर, एडवोकेट्स के अंदर ब्रदरहुड बहुत अच्छा है, ठीक है। एडवोकेट्स में तो कमाल का ही आपने देखा ही है, ठीक है। वो एक पुलिस वाले ने किसी एडवोकेट के साथ कुछ कर दिया और कितनी बड़े लेवल के ऊपर स्ट्राइक और उसको प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। सेम वे CAs में भी बहुत अच्छा है जी, ठीक है। और वी आर वेरी एथिकल ऑल दीज टू प्रोफेशन, CA और द CAs। मेरे को 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अगर आज कोई क्लाइंट मेरे पास अपना ऑडिट लेकर आता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो मैंने उससे पूछा कि सर आपका पहली बार ऑडिट हो रहा है? वो कहता नहीं, ऑडिट तो मैं 10 साल से करवा रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि आप CA चेंज करना चाहते हैं, मतलब पहले आप किसी और CA से करवा रहे थे और अब आप मेरे से करवाना चाहते हैं? तो वो कहता है कि यस। तो मैंने कहा सर मेरे को पिछले CA का नाम पता है, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि मैं ना दूं तो मैं कहता हूं कि फिर मैं ऑडिट नहीं कर सकता, पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि ये पहले कौन से CA के पास था, नंबर 1। और मेरे को CA को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी और उसको लूप में लेना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि आपके कोई ड्यूज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके कोई ड्यूज रहते हैं, लेट से आपकी 50,000 की फीस थी और ये इन्होंने अभी तक पे नहीं की, कोई भी CA फटर्निटी के अंदर उस क्लाइंट का ऑडिट नहीं करेगा जी, ठीक है। और मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं कर ही नहीं सकता, और उसमें को मेरे को कोरी ना करनी पड़ेगी कि सर मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी, ठीक है, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस। तो कोई आया और उसने कहा कि सर
मेरे को नहीं पता, अब रिकॉर्डिंग पे मेरे को ये बातें बतानी चाहिए कि नहीं। चलिए मैं कहीं रिलीज नहीं करूंगा, मेरे पास ही है। तो उसने मेरे को कहा कि सर सीए के साथ ना डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, और उसकी जो फीस है लेटेस्ट से, वैसे मैं उसको 25,000 देता था और मैं किताबों में 10,000 डालता था। मैंने कहा ठीक है, और वो कहता कि सर मैंने उसको, क्योंकि अमाउंट 10,000 से कम की थी, मैंने उसको कैश में पे कर दिए सारे, ठीक है। 25,000 में से अब 15,000 तो वैसे ही कैश में जाने थे, क्योंकि वो आप अंडर बिलिंग कर रहे हो। अब 10,000 तक के खर्चे तो आप कैश में भी पे कर सकते हो, तो मैंने वो 10,000 भी उसका कैश में एंट्री करके खत्म कर दिए। बट अगर आप उस सीए से पूछोगे, मेरी किताबों में उसके कोई आउटस्टैंडिंग खड़े नहीं, बट अगर आप उस सीए से पूछोगे तो वो जरूर आपको ये बात बोलेगा कि सर माई फीस इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और वो आपको ऑडिट लेने नहीं देगा, क्योंकि मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या कहा कि सर मेरे को क्या फीस आप दे रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला 30,000, ठीक है, वी सेटल्ड एट 30,000। मैं कहा सर फॉर द फर्स्ट ईयर आप उसको 10,000 रुपए बैंक से नेफ्ट करवा दो, ठीक है। वो कहता है बट पैसे तो मैं पे कर चुका हूं। मैं कहा सर मेरी फीस में से पे कर दो, आप मेरे को 20 पे कर देना, ठीक है, आप मेरे को 20 पे कर देना, बट जब तक उसके 10 सेटल नहीं होंगे मैं टच नहीं कर सकता। और मैं ये बात भी जेन्युइन मान रहा हूं कि वो सीए आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। उसने ले लिए पैसे और अब डिस्प्यूट हो गया, जब डिस्प्यूट हो जाता है तो अगला कहता है जैसे तैसे, एथिकल अनएथिकल, मैंने इसको जाने नहीं देना या इसका नुकसान करना है, ठीक है। तो मैंने कहा आप इसे 10,000 और ट्रांसफर कर दो, बैंक से करना, ठीक है। और फिर तो वो कहेगा कि जी फीस क्लियर ना हो, क्योंकि किताबों में 10,000 ही थी और मेरी फीस में से आप वो माइनस कर लो, ठीक है। 1 साल मैं कम कमा लूंगा, बट आई सी यू इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। और वो क्लाइंट मेरे पास आज भी है, 8 साल के बाद भी, ठीक है। बट मैं उसका एक ऑडिट ले नहीं सकता था, ठीक है, अगर वो सीए मना कर देता था। एक बात और बताता, सेम वे सीएज ने जब कभी भी कुछ गलत काम किया, मतलब कभी नेग्लिजेंट हो गए अपने ऑडिट के अंदर और इस तरह से, तो आईसीएआई भी साथ खड़ा, ठीक है। और बड़े बड़े स्कैम्स में भी somehow they said कि जी सीए could not discover the fraud was there, वो तो apparent है, कंपनी फेल हो गई, बट सीए के सामने भी इस तरह से मैनिपुलेशन करके पिक्चर रखी गई कि सीए भी पकड़ नहीं पाया। आप ये कह दो कि सीए मिला हुआ था, सीए नहीं मिला हुआ था, ठीक है। और अगर आप देखें कि कितने एक्शंस हुए आज तक सीए के ऊपर बाय द आईसीएआई, वेरी हैंडफुल केसेस, वेरी हैंडफुल, साल के 20-25, ठीक है, कि जी आपका मेंबरशिप नंबर कैंसिल किया गया, वो भी एक्सट्रीम केसेस के अंदर। और अगर आपको पता हो, मोदी जी को इनवाइट किया गया जी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर, जब सीए को 50 साल पूरे हुए, ठीक है, और इट वाज वेरी प्रिविलेज थिंग कि जी मोदी जी हैज बीन इनवाइटेड टू गिव द स्पीच, और मोदी जी ने वहां पर कुछ अच्छा बोला नहीं सीए के लिए, ठीक है। और जिसके लिए सीए फर्टर्निटी में बहुत ज्यादा हुआ कि मोदी जी को उस प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कुछ डिमोनेटाइजेशन को लेकर बोला कि जी सीएज तो रात भर काम कर रहे थे, ठीक है, और दे समहाउ, मतलब कि डिमोनेटाइजेशन में सीएज ने बहुत अच्छे से पैसा घुमवा दिया, ठीक है, चाहे घुमवा दिया, ठीक है, बट अगेन इट वाज नॉट द प्लेटफॉर्म। आप चीफ गेस्ट बनकर आए हो, 50 साल पूरे हो रहे हैं एक बड़ी ही रेप्यूटेड फर्टर्निटी के, ठीक है। अगर 1% किसी ने कुछ कम अच्छा किया भी है, वहां पर खड़ के आप ये बात नहीं बोल सकते थे, ठीक है। और सीएस बहुत एंटी हुए उस वक्त कि दिस वाज नॉट द थिंग, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बंदे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। एनी हाउस, नाउ द एनएफआरए इज देयर, और एनएफआरए ने क्या कहा कि जी अब आपका कोई भी केस है, अब आपका कोई भी केस है वो सीए में नहीं चलेगा जी, वो केस हम चलाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर केस हमारे पास चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हमारे पास चल रही है, तो सीए वाले शुरू नहीं कर सकते। सीए वाले पहले ही शुरू कर चुके हैं और हम कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर वहां पे बंद करवाकर इंक्वायरी फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो आप कह रहे हो पर्सनल एथिक्स होते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स हैं? ये प्रोफेशनल एथिक्स है, सबको करना ही पड़ता है, बाइंडिंग है जी, ठीक है। आप ले नहीं सकते जी उसका, वो कंप्लेन करेगा सीधा आईसीआई के अंदर, सीसी के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो जिसके माने उसमें, यस मतलब उसके पैसे रहते थे उस क्लाइंट के, मैं उसका ऑडिट नहीं साइन कर सकता जी, ठीक है। नहीं तो मेरी कंप्लेंट है, क्लाइंट की कंप्लेंट थोड़ी ना है, आई एम द मेंबर, ठीक है।
आपको एक और बात बताता हूँ, लेट अस से एक रिनाउंड सीए है, ठीक है, हु इज चार्जिंग द फीस ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है, एंड आई एम द ACA, ठीक है, आई एम नॉट द ACA वैसे, बट लेट अस से कि मैं नया CA बना हूँ, ठीक है, और डेस्परेट फॉर द वर्क, और मेरे को भी है कि जी बड़े क्लाइंट मेरे साथ जुड़े, और मैंने किसी क्लाइंट को कहा कि सर सारा काम मैं करके दूंगा 30,000, ठीक है, ऑडिट आपका 30,000, कैनॉट डू दैट। आप फीस कम करके क्लाइंट नहीं ले सकते, ठीक है, आप फीस एनहांस कर लो, आप नई सर्विसेज दे दो, बेटर सर्विसेज दे दो, देन यू मे प्रिक्योर द क्लाइंट, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। फीस का भी कोई क्राइटेरिया? फीस का भी क्राइटेरिया है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि फीस को compete करके आपने किसी का क्लाइंट ले लिया, कैन नॉट डू। सर नॉर्मली सर ITR में भी तो इतना फर्क तो होता ही है। तो सर कोई एक ऐसे CA फील वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। हाँ जी सर ITR में भी तो ऐसा होता है, जो नॉर्मल CA है सर वो 1000 लेता है, और जो ये सुधीर सहगल सर है वो तो 2,000-3,000। जो मर्जी लीजिए, आप देखो ना आपने किससे करवाना है। CAs भी 500 रुपए में भी रिटर्न भर रहे हैं, हाँ वो ठीक है, एडवोकेट 200 में भी भर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, नॉन एडवोकेट 100 रुपए में भी भर रहे हैं। आपने देखो आपने किससे भरवानी है रिटर्न, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये इतना टेक्निकल काम है, आपको लगता है कि मेरी रिटर्न में है ही क्या, ठीक है, आपने किया ही क्या है, बट जो CA जिसको एक्सपीरियंस है उसने इतनी चीजें ध्यान में रखी है कि आपका केस स्क्रूटनी में लग नहीं सकता, ठीक है, और अगर लग भी गया तो आप बहुत सिंपली यू विल कम आउट ऑफ इट। बट अगर आपने तब प्रोफेशनल के 2-4 हजार बचाने हुए, ठीक है, इन दैट केस यू विल सफर अ लॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट कि लेटे से मेरी लेग में पेन है और मैं सोच रहा हूँ सस्ते डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, ठीक है, उसने मेरे को 3 साल तक लटकाना है जी, और यही मैं महंगे डॉक्टर के पास गया जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो फीस 1 घंटे के 2,000 भी ले लेगा, मेरे को आराम कल ही आ जाएगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सभी अपनी एक्सपर्टीज के करते हैं। कोई मेरे को आके कहता है कि जी एडवोकेट तो 200 में भरता है, तो मैं कहता हूँ सर हाथ जोड़ के प्लीज उससे करवाओ, ठीक है, मेरे को 100 रुपए वाले भी जानते हैं, मेरे से ले जाओ नंबर इफ यू वांट टू सेव द मनी, ठीक है, मनी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। हाँ जी चलिए जी, अब मैंने बता दिया जी, अब ये नई कमेटी आई है NFRA, और इसका जो मेन फोकस है दैट इज अपॉन द CAs एंड द प्रोफेशनल्स, ठीक है। डेफिनेटली बाकी प्रोफेशनल्स भी इनकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, इनकी स्कोप के नीचे आ जाएंगे, बट स्पेसिफिकली दे आर हाईलाइटिंग इन दिस सेक्शन अबाउट द CAs। रीड कर रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द NFRA to provide for the matters relating to the accounting and the auditing standards under this act, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the NFRA shall। तो वो कहते हैं कहीं पे क्या लिखा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो हम कह रहे हैं बस वही सच है। सुनेंगे जी, मेक रिकमेंडेशन, हाईलाइट कीजिए इसको। सबसे पहले रिकमेंडेशन कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन द अकाउंटिंग एंड द ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। तो वो कहता है कि जी अकाउंटिंग को लेकर क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और ऑडिटिंग को लेकर क्या स्टैंडर्ड्स और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जो कंपनीज के ऊपर या क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर या उनके ऑडिटर्स पे लगने चाहिए, तो वो सब कुछ हम रिकमेंड करेंगे। मॉनिटर एंड एनफोर्स, ठीक है जी, सिर्फ रूल बनाने से बात नहीं बनती है, आपको उसे मॉनिटर भी करना पड़ता है और एनफोर्स भी करना पड़ता है, मतलब जो नहीं फॉलो कर रहा उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना पड़ता है फॉर द कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद, जिनके ऊपर ये काम था, जो ये इंश्योर करें कि कंपनी कंप्लायंस कर रही है या नहीं, suggest the measures required for the improvement in the quality of the service and the related matters and such other function जो भी ABC को पूरा करने के लिए चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर 1 recommend the central government accounting standard और auditing standard and policies क्या होनी चाहिए। नंबर 2 monitor and enforce। नंबर 3 professionals के ऊपर भी ओवरसी करें कि जी वो कितनी अच्छी सर्विसेज दे रही है। नेक्स्ट हमने कहा सर ये NFRA की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा जी, इसमें एक चेयरपर्सन होगा हु शैल बी द पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग द एक्सपर्टीज ऑफ द अकाउंटेंसी, ठीक है जी,
ऑब्वियसली किसी डॉक्टर वगैरह को लाके ना बिठा देना, उसको अकाउंट्स का पता ही नहीं होगा, आप कहोगे सर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बट पूछ तो लो पढ़ा लिखा क्या है, ठीक है, कुछ और ही पढ़ लिख के बैठा है वो। तो वो कहता है कि जी उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए कौन से फील्ड की, अकाउंटेंसी की, ऑडिटिंग की, फाइनेंस की, लॉ की, इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच अदर मेंबर्स, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो 15 से ज्यादा नहीं हो सकते जी, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों को मिलाकर। तो ये जो NFRA की कमेटी है, जो अथॉरिटी है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा जी, ठीक है, और जिसको इसी फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, और 15 और मेंबर्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इट मे बी 10, इट मे बी 12, कैन नॉट बी 16। फिर वो कहते हैं कि जी ये जिसको चेयरपर्सन और मेंबर बनाने की बात हो रही है, कहते हैं कि जी ये किसी भी ऑडिट फर्म से जुड़े हुए, एसोसिएटेड ना, ऑब्वियसली नहीं तो उस ऑडिट फर्म की तो लॉटरी लग गई, ठीक है, उसको तो कुछ कहना नहीं है आपने, वो तो जितने मर्जी फिर गलत काम करें। तो हमने कहा कि सर ये जो चेयरपर्सन है, ठीक है, इट कैन बी अ सीए, लेकिन वो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड ना हो, या ना ही वो अपने खुद क्लाइंटेज कैरी ऑन करता हो, ठीक है। सो 15 मेंबर्स बताए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन है। यस, मतलब इस डिपार्टमेंट में सिर्फ 15 मेंबर्स ही होंगे अथॉरिटी टॉप के अंदर, जो स्टाफ होगा वो तो होगा ही ना। यस, तो वो कहता है कि जी द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, अब मेंबर्स ना ऊपर कह रहा था पार्ट टाइम और फुल टाइम को मिलाकर 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चेयरपर्सन प्लस 15 है जी, चेयरपर्सन को इंक्लूड मत कीजिए, चेयरपर्सन प्लस 15 कर दीजिए, 15 मेंबर्स। मेंबर्स जो हैं इट मे बी पार्ट टाइम, इट मे बी फुल टाइम। अब वो कहता है कि जी चेयरपर्सन पे रिस्ट्रिक्शन है और सिर्फ उन मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन है जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है विद द NFRA। दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म, या फिर किसी भी कंसल्टेंसी के साथ वो एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद भी, 2 साल बाद भी। तो हमने कहा सर 2 साल पहले होना चाहिए था, 2 साल बाद भी का क्या मतलब, ये आप समझ रहे हैं? 2 साल बाद भी, 2 साल बाद भी वो कहता है कि आप किसी भी ऑडिट फर्म के अंदर या कंसल्टेंसी फर्म के अंदर एसोसिएट नहीं हो सकते, ठीक है। मैं आपको ना बता देता हूं, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये यही है करेक्ट, दैट इज 2 years आफ्टर सीजिंग द होल्डिंग ऑफ सच अपॉइंटमेंट, जिस भी पोजीशन पे थे, मेंबर या चेयरपर्सन के तौर पे, और ये बहुत जना है। नहीं तो ज्वाइन करके फिर से किसी ऑडिट फर्म के अंदर फिर उसे ज्वाइन कर लेते, तो फिर जैसे NFRA के अंदर हो जाते, मतलब जब अपॉइंटमेंट कर ली, फिर उसके बाद मतलब ऑडिट फर्म के साथ अगर कर लो, बट 2 साल रुक के, इमीडिएट करने से ना हमने थोड़ा सा मना किया। देयर आर मेनी अदर अथॉरिटीज जो ये बात बोलती है कि अगर आप हमारे जज हैं या कोई भी हैं, तो आप इसी सेम कोर्ट के अंदर एडवोकेट बनकर केस फाइट नहीं कर सकते। मिनिमम बैन 3 years, 2 years, 5 years, ठीक है। क्योंकि आज आप जज हो, आपकी बड़ी बनी बनाई है, कल आप एडवोकेट बन के आ गए, ठीक है, और अब आप बोल रहे हो कि जी ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और अब आपके जाने के बाद शायद आपका जूनियर अब जज बन गया, और वो कह रहा है मेरा सीनियर खड़ा मेरे को बता रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो फिर ऐसे ऐसे ही होना होगा, ठीक है। और जबकि अब तो आप पैसों के लिए काम करते हो, ठीक है, अब तो आप गवर्नमेंट के पर्सन रहे ही नहीं, फाइन। और तो हमने क्या कहा कि जब आप NFRA की अपनी पोजीशन के ऊपर हैं, तो ड्यूरिंग दैट पोजीशन यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड, एंड व्हेन यू क्विट फ्रॉम दैट पोजीशन, तो उसके बाद भी 2 साल का कूलिंग पीरियड है। 2 साल में स्टाफ थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2 साल के बाद अगर आप आओगे भी, देन वी अज्यूम कि वो लोग कहीं और चले गए होंगे, अब कोई और लोग बैठे होंगे, टीम चेंज हो गई होगी, तो 2 साल के बाद अगर आप आते हो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साल के बाद भी जब वो ऑडिट फर्म में ज्वाइन करते हैं किसी, तो उस फर्म की तो फिर से भी मतलब उसको एडवांटेजेस होएगा, जैसे कि मतलब कोई भी अगर कोई स्क्रूटिनी वाला केस कोई होएगा तो उसमें वो फिर मना करेगा 2 साल के बाद। बट वो तो है ही नहीं ना पोजीशन पे, तो अब उसको एडवांटेज कैसे मिलेगी? जैसे मान लो मैं NFRA के अंदर हूँ और मैंने 2 years के बाद कोई ऑडिट फर्म के अंदर ज्वाइन कर लिया और वहां पे गलत काम किया, और वहाँ पे गलत, हाँ, तो अब आपको क्यों नहीं पकड़ेंगे? मतलब मेरे को अलाउ तो कर दिया ना ऑडिट फर्म के अंदर, हाँ, जाओ, वो क्यों अलाउ, वो नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम बैन लगा दे, लाइफ टाइम में जब तक आप NFRA के अंदर आप वो तो छोड़े 2 साल हो गए आपको, दैट पोजीशन यू हैव रेजिग्नेटेड ना, ठीक है। और अब आप अगर गलत काम करोगे 2 साल के बाद, तो फिर
ठीक है। इट मे बी द वेरी नेक्स्ट डे आप कहते हो कि जी मेरी NFRA में बड़ी बनी बनाई है, जितने भी सारे लोग हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। मैं अपॉइंटमेंट NFRA की अपॉइंटमेंट समझा। अच्छा नहीं, दैट इज फ्रॉम द सीजिंग, ठीक है, फाइन जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, एक चेयरपर्सन होगा और 15 और मेंबर होंगे पार्ट टाइम और फुल टाइम मिलाकर, और जो फुल टाइम मेंबर और जो चेयरपर्सन है सिर्फ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है दैट दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म और द कंसल्टेंसी फर्म। चलिए जी, notwithstanding anything contained in any of the law for the timing in force, the NFRA shall have the power to investigate either suo motu, खुद ब खुद, or on the reference made to it by the central government ने शिकायत लगा दी, या फिर for such class of the body corporate or the person in such manner as may be prescribed into the matters of professional and the other misconduct committed by the member or the firm of chartered accountants registered under the Chartered Accountants Act 1949. Fine? Clear? बहुत सिंपल से। ये बहुत पुराना है ना? हाँ जी। CS एक्ट का क्या ये ये पॉइंट समझा दो लीगल। सुन लीजिए, वो कहते हैं कि जी किसी भी CA के फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिसमें 2 या 2 से ज्यादा CAs हैं, या फिर अकेला कोई मेंबर, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने नाम से कोई CA काम करता है और उसके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाई है जी प्रोफेशनल एंड द अदर मिसकंडक्ट की, वो एलिगेशन आपने खुद ब खुद देख ली कि जी ये गलत काम कर रहा है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिख के बताई, या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी भी पर्सन ने आपकी नॉलेज में ये बात डाली कि सर ये CA ने गलत काम किया है, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि CA गलत काम कर रहा है या CA की फर्म गलत काम कर रही है, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आर वी गुड? अब वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नो अदर इंस्टीट्यूट और द बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग इन सच मैटर वेयर द मिसकंडक्ट, जिसमें NFRA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अगर आप पहले ही शुरू कर चुके हो, बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। CA वाले कहते हैं सर हमारी तो ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, तो हमने कहा सर आपको बंद करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, और अगर हमने पहले शुरू की तो आप शुरू नहीं कर सकते, अब सिर्फ हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो कहता है कि ये NFRA के पास सेम पावर्स होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास रहती है अंडर द CPC, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है जी, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो CPC की बात हो रही है सिविल प्रोसीजर कोड की, ये तो जनरल से ही है जी। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप चेकिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, अकाउंट्स मंगवाना चाहते हैं एट सच प्लेस एंड सच टाइम, तो आप NFRA के अंदर मंगवा सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर इस दिन ये किताबें और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर दिखाने पड़ेंगे। हाँ जी, NFRA फिर पनिशमेंट्स भी अनाउंस कर सकते हैं अगले पेज के ऊपर, ठीक है। फिर वो कहते हैं, हाँ जी, जैसे आपने कहा इसमें पॉइंट है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स बनाते हैं, तब हम उनको ये जो आपने कल पॉइंट बताया था कि आप रजिस्टर ऑफिस में पढ़े ना करें, जाके देखो, ये कह सकते हैं NFRA को? हाँ, नहीं तो NFRA कहेगी इस दिन यहाँ पर लाकर दो ना, ये देखिए यही तो पावर है डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन मतलब किताबें यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएं, कहाँ पर, एट सच प्लेस एट सच टाइम, जो कि हमने बोला है, ठीक है। तो इस केस में कंपनी को भेजेगी कि जाओ नागालैंड से अपने रजिस्टर्स उठा कर लेकर आओ, ठीक है, आप इतना नहीं कह सकते जी, ठीक है। समन कर सकते हैं जी किसी को भी नाम से चिट्ठी लेकर के हमारे सामने पेश किया जाए, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन प्लस एग्जामिनिंग देम ऑन द ओथ, ठीक है जी। जैसे वो गीता कुरान पे हाथ रख के आपसे गवाही दिलवाई जाती है, तो एग्जामिनिंग हिम ऑन द ओथ की कसम खा के बोलो कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा सब कुछ बोलेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन जिसको आपने समन किया है, उसकी भी कोई भी किताबों को आप चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट, इशूइंग द कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। अब कोई डॉक्यूमेंट आया आप उसको क्रॉस चेक करवा सकते हैं, कोई गवाह आया उसको भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि सच बोल रहा है कि फिर झूठ बोल रहा है। ये जनरल पावर्स है जी, इनके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की किसी भी CA या CA फर्म के ऊपर, और अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे पास वो सारी पावर थी जो कि एक सिविल कोर्ट के पास रहती है, जिसमें डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर सकता हूँ, एनफोर्सिंग एंड समन कर सकता हूँ, और फिर
किताबें, जिसको भी समन किया उसकी किताबें चेक कर सकता हूँ, और विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। और वो चेक करवाने के बाद मेरे को पता लगा दैट यू आर गिल्टी, वेयर द प्रोफेशनल एंड द अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, द पर्सन इज फाउंड गिल्टी। अब वो कहता है कि जी दो चीजें करेंगे, ए और बी। ए सुनेंगे जी पहले, कहता है कि जी इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। हमने पूछा जी आप सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले सीए हो या पूरी फर्म है? हमने कहा सर अकेले काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इन दैट केस हमने कहा सर मिनिमम फाइन इज 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 टाइम्स ऑफ द फीस। फीस कितनी मिली? तो आपने कहा कि सर 20 लाख का 5 टाइम्स 1 करोड़ रुपए तक की आपको लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको तो 1 लाख कुछ लगेगी ही नहीं, ठीक है। आपको क्या NFRA में पकड़े भी गए तो क्या हुआ, 1 लाख रुपया ही तो देना है, ठीक है। फीस अच्छी सी कोट कर लो, 50 लाख 2 करोड़, कुछ भी अच्छी सी कर लो, 1 लाख दिया तो क्या हुआ। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सर 5 टाइम्स ऑफ द फीस और 1 लाख, विच एवर इज हायर और लेस। लिखा नहीं है बोथ। 1 लाख क्या शगन डालना है 1 लाख? 1 करोड़ 1 लाख है ना, शगन हो गया फिर। प्लीज हाँ जी, रेंज है तो ओके ठीक है जी। रेंज है कम से कम 1 लाख तो लगेगी, विच मे एक्सटेंड टू, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द फीस। और अगर फर्म है तो हमने कहा सर कम से कम 5 लाख, विच मे एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर केस जिसमें आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। प्लस हमने कहा सर बैन लगेगा, अब आपके गलत काम किया ना, अब बैन भी लगेगा। डी बार कर दिया जी आपको ऑफ द मेंबर या फिर फर्म को फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट और द फंक्शंस और द एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। सर अकेला मेंबर भी डी बार कर दिया जाएगा, अकेला इंडिविजुअल। और अगर 5 CA की फर्म है तो 500 को डी बार किया जाएगा, ठीक है, मतलब उस फर्म को। और अब वैल्यूएशन का भी कोई काम एज अ वैल्यूअर भी नहीं कर सकते। वैल्यूएशन का बड़े लोग सर्टिफाइड कोर्स करते हैं जी, इट इज द पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज में आता है जो आप CA और CS बनने की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स अगर एक मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब भी वो कॉर्पोरेट वे दिखाएंगे। प्रोफेशनल्स जी कंपनी नहीं बना ही नहीं सकते, जिससे पार्टनरशिप फर्म और LLP में काम कर सकते हैं। CA कभी कंपनी नहीं बना सकते। LLP में भी फिर उसमें तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। हाँ, LLP के अंदर आप एडवोकेट बना सकते हैं। प्रोफेशनल आई हैव नो आइडिया जी, बट ये जो बिग फोर्स हैं KPMG ये सारी भी पार्टनरशिप फर्म्स ही हैं, ये भी कंपनीज नहीं है। LKS न्यू दिल्ली लक्ष्मी नारायण बहुत बड़ी फर्म है, कंपनी। एक और बात, अगर आप कंसल्टेंसी में हैं देन इट मे बी अ कॉर्पोरेट। अगर आप ऑडिट का काम करना चाहते हैं देन इट कैन नेवर बी अ कंपनी, ठीक है। वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ही होनी चाहिए, LLP ही होनी चाहिए। फाइन जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको डी बार कर देंगे जी उस मेंबर को, आप फिर उसके बाद ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या फिर ऑडिट की कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस या एक्टिविटीज नहीं कर सकते। और वैल्यूअर का भी काम नहीं कर सकते। हमने कहा कितनी देर तक, वो कहता है मिनिमम 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर्स। सर इन रियलिटी भी हार्ड स्टेप ले लेते हैं, ऑब्वियसली लेने भी चाहिए जी, व्हाई नॉट। 6 months to 10 years वाला अपॉइंटेड एज ऑडिटर के लिए भी है। हाँ, ऑडिटर पे ही तो बैन लगा है। जो CA है या जो CA फर्म है वो अपकमिंग लेटर से उन्होंने 10 ईयर्स बोला, तो 10 साल तक आप किसी भी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या कोई भी ऑडिटर या वैल्यूअर के तौर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें 1-2 चीजें और भी हैं जी। मैंने कहा कि सर कंपनी के अलावा किसी और का ऑडिट कर दो, HUF का, पार्टनरशिप फर्म का, कहते यस वो कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा सर मेरी तो सारी क्लाइंटेल थी ही कंपनी, तो उन्होंने कहा कि फिर नहीं कर सकते। मैंने कहा कि सर CA की जॉब कर लूं, ऑडिट नहीं कर रहा, जॉब कर लेता हूँ रिलायंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में। हाउ मेनी ऑफिस की सर कर लो, अब कुछ तो करोगे। गलत काम एक बार ही हुआ, कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑफिस की सर नहीं, जॉब भी नहीं कर सकते कॉर्पोरेट्स में।
जॉब कर सकते हैं जी, जॉब कर सकते हैं। देखिए आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड, मेरे को डी बार आप कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, ठीक है। जब मैं एम्प्लॉई बन जाऊंगा फिर मैं ऑडिट तो कर नहीं सकता, बिकॉज मेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, फिर मैं कभी भी किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब जो मेरे ऊपर बार लगा ना वो मेरी COP पे लग गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पे। अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता इन केस ऑफ कंपनीज, ठीक है। उसके अलावा कर सकता हूं, या फिर मैं कंपनीज में जॉब तो आज भी कर सकता हूं, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन जी। और अगर आप NFRA के ऑर्डर से खुश नहीं हैं, लेटर से आपके ऊपर बार लग गया जी और ये फाइन भी लग गया इतना ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि जी आप अपील कर सकते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल को, ठीक है। एपलेट ट्राइब्यूनल के पास आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ये 4 ओमिटेड हैं जी, सब रूल्स, सब सेक्शन, सॉरी। हाँ जी। NFRA सिर्फ कंपनीज को गवर्न करती है और भी मतलब पार्टनरशिप फर्म्स को या सेक्शन 132 ऑफ कंपनी सिर्फ कंपनीज, ठीक है। चलेंगे। रिकमेंडेशन में भी यही आया था जी कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज के ऊपर लगाने हैं सिर्फ वही रेकमेंड करेगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की बात होगी। ऐसी भी बॉडी है जो बाकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी करती है। नहीं, फिर ICAI आएगी, ठीक है। लेटर से अगर आपने कोई गलत काम किया किसी प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ठीक है, वहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, फिर NFRA विल नॉट टच यू, ठीक है, बिकॉज ही इज कंडक्टिंग और एनालाइजिंग योर वर्क ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज और द कॉर्पोरेट्स। पॉइंट नंबर 10 इज वे टू जनरल। वो कहते हैं NFRA को shall meet at such times and the places and shall observe such rules of the procedure in regard of the transactions of the business at its meetings। आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी जी, मतलब सभी मेंबर्स को बुलाकर अपनी मीटिंग्स को करके जो भी फैसले आप लेना चाहते हैं मीटिंग्स के थ्रू आपको लेने पड़ेंगे। हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में होगा। इसके अलावा आप अपनी सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस जहाँ चाहें वहाँ खोल सकते हैं। हेड ऑफिस NFRA का कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर। हमने कहा सर NFRA का भी कोई ऑडिट करेगा? वैसे ये ऑडिटर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो हमने कहा हाँ इनकी भी किताबें का ऑडिट होगा। और वो कौन करेगा जी? ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर, दैट इज द CAG, ठीक है, दैट इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट का ऑडिट करता है जी, ठीक है। जहां पर गवर्नमेंट के मतलब जो ऑडिट्स होते हैं वो कौन करता है? वो CAG करता है, ठीक है। मैं GST में भी पढ़ाऊंगा, जैसे आज मैं GST जमा करवा देता हूँ जिसमें आप कहते हैं 9% CGST है, 9% SGST है, या फिर मैं IGST पे कर देता हूँ 18%, तो वो बांटना है जी बाद में गवर्नमेंट्स ने आपस में, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये हिसाब किताब कौन रखेगा? तो वो CAG रखेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो NFRA को भी किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। किताबें कैसे मेंटेन करनी है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पूछ के बताएगी? तो वो कहता है कि जी विद द कंसल्टेशन ऑफ द CAG। और फिर हमने कहा कि सर फिर इनकी किताबें जब बना ली इन्होंने, ऊपर तो आप क्या कहते थे किताबें मेंटेन करनी, हमने कर ली मेंटेन, हमने कहा ऑडिट भी करेंगे। कौन करेगा जी? CAG ऑफ इंडिया। कब कौन से कितने इंटरवल पे करेगा? कहता है कि जी ये CAG ही बताएगा। और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। कौन? NFRA। मतलब ये ऑडिटर रिपोर्ट अपनी किसको दे देगा? NFRA को, कि ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, और NFRA उस रिपोर्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने प्रेजेंट करेगी कि हमारे देश की NFRA का ऑडिट रिपोर्ट है कि इन्होंने कितने रुपए कमाए, कहाँ से आए, कहाँ खर्च किए, कितनी सैलरीज पे की, एटसेट्रा। NFRA की इनकम्स और किस तरीके से हो सकती है? गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगी जी, ग्रांट्स होंगी, गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट इनको पैसा देगी ताकि अपनी सैलरीज और सारा काम अच्छे से कर सके, ठीक है। इनकम का तो कोई सोर्स है ही नहीं इनका। एक्सपेंसेस भी सिर्फ सैलरीज और बाकी जो नॉर्मल पेटी एक्सपेंसेस वही होंगे, मे बी रेंट, ठीक है, IT, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, उन सब के।